हे गाइस, व्हाट्सअप। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने पढ़ लिया था लास्ट टर्म पर कि टेम्परेचर डिपेंडेंट जो कंसंट्रेशन टर्म्स थी उनमें हमने परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था? मोलैरिटी। उसके बाद परसेंटेज W/W में क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और नीचे क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। उसके बाद परसेंटेज V/V में क्या था? और इसको परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीपल कर दिया था? 100 से मल्टीपल कर दिया था। उसके बाद परसेंटेज V/V में क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जिसने देखा है, जिसने तैयारी की है, किस में किया था? ml में। और जो क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें था? ml में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। उसके बाद मोलैरिटी भी देखी थी। मोलैरिटी को m से लिखते हैं। मोलैरिटी क्या थी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वेट ऑफ कंपोनेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू 1/वॉल्यूम ऑफ किसका? सॉल्यूशन का। किस में लिया था? लीटर में। और अगर ये किस में दे रखा हो? ml में दे रखा है तो W/m0 इंटू 1/V/ml, और इसको किससे कर दिया था? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहाँ देखो, हमने यूनिट निकाली थी। इसकी यूनिट क्या थी? देखो ऊपर क्या है? ग्राम में। तो इसकी यूनिट आएगी ग्राम पर सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन किस में लेते हैं? ml में। तो परसेंटेज W/U की जो V की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर ml होती है। परसेंटेज V/V की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? ml। सॉल्यूशन का क्या होता है? ml। तो ml से ml कैंसिल हो जाती है, तो यूनिट लेस। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। उसके बाद हम देख रहे थे मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या था? यहाँ देखो, इसकी यूनिट क्या होगी? एन सॉल्यूट है तो सॉल्यूट को किसके थे? मोल्स। तो मोल पर लीटर, और इसको क्या लिखते हैं? मोल लीटर इनवर्स। ये क्या थी? इसकी यूनिट थी। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है, वो है हमारी 4th नंबर की नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है कि मान लो ये सॉल्यूट था, ये विलेय है, और हमने क्या किया है? कोई विलायक लिया है, और उन दोनों को मिक्स करके क्या बना लिया? यहाँ पर हमने विलयन बना लिया, और ये हो गया विलयन। अब यहाँ पर क्या होगा कि विलयन का आयतन किस में लेंगे? लीटर में। क्या होगा? आयतन लीटर में। कि उस विलयन में विलेय के मोलरता में तो क्या ज्ञात करते थे? मोल्स ज्ञात करते थे। यहाँ पर क्या है? नॉर्मलता है। तो हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे? इसके तुल्यांकी मोल। हमें क्या ज्ञात करनी? सांद्रता क्या होती है कि किसी भी विलयन में जो विलेय है वो कितनी मात्रा में घुला है। अगर यहाँ पर परसेंटेज W/V की बात करें तो ग्राम में कितना घुला हुआ है। परसेंटेज V/V की बात करें तो वो ml में कितना घुला हुआ है। मोलरता की बात करें तो वो 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं। और अगर नॉर्मलता में कोई चीज़ दे रखी है तो वो हम देखेंगे कि उसमें जो विलेय है वो उसके कितने तुल्यांकी मोल उस लीटर के, उस विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए हैं। तो नॉर्मलता क्या होती है? डेफिनेशन, किसी विलयन के इकाई आयतन में घुले किसके? ज्ञात किसके करते हैं हम? विलेय के तुल्यांकी मोल। तुल्यांकी मोलों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है।
जैसे नॉर्मलता को किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से। मोल्स को लिखा जाता है स्मॉल एन से और नॉर्मलता को किससे लिखते हैं, एन से। तो एन क्या है, विलय के तुल्यांकी मोल। तुल्यांकी मोल कैसे, एन तो मोल से लिखते हैं और तुल्यांकी कौन सा, इक्विवेलेंट मोल्स, किसमें, इकाई आयतन, मतलब पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यही किसका सूत्र होता है, नॉर्मलता का सूत्र होता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, एन क्या होता है, मोल, मोल नीचे क्या है, सॉरी मोल नहीं, इक्विवेलेंट मोल, इक्विवेलेंट मोल पर लीटर। ये किसका है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम को किस में लिखते हैं, लीटर में। तो ये हो जाएगी इक्विवेलेंट मोल लीटर इनवर्स, क्या हो जाएगी, नॉर्मलता की यूनिट हो जाती है। और आरबीएससी में नॉर्मली जनरली ये सवाल पूछ लेते हैं। अब मान लो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स, क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स। लेकिन हमने जैसे अगर फॉर्मूले में जैसे हमने मोलैरिटी देखी थी, तो मोलैरिटी मान लो हो सकता है आपको नंबर ऑफ मोल्स, इक्विवेलेंट मोल्स नहीं दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स होते हैं द वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय का भार। वहाँ पर क्या था, हम मोलैरिटी निकाल रहे थे, मोलैरिटी में जो एन ऑफ Bl था, तो यहाँ पे जो मोल्स थे तो वो क्या थे, उस विलय का भार और उसका मोलर द्रव्यमान। यहाँ पर भी क्या है, उस विलय का भार होगा, लेकिन यहाँ पर मोल्स किसके हैं, इक्विवेलेंट मोल्स। कैसे हैं, तुल्यांकी मोल है, तो उसका क्या होगा, तुल्यांकी, इक्विवेलेंट मास। मैं इसको ऐसे लिख दूं, इक्विवेलेंट मास, इसको बोलते हैं तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार क्या होता है, अब देखो यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले को अगर पुट करें, ये क्या होगा, W होता है विलय का भार बटे इक्विवेलेंट मास, किसका, विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान। और मैं अगर इस चीज को यहाँ पुट करूं तो हमारे पास नया फॉर्मूला बनता है n बराबर, n को पुट करो, देखो वहां से वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय का द्रव्यमान बटे इक्विवेलेंट मास इनटू 1/, वॉल्यूम ऑफ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब मान लो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर, मोलर मास बटे एन फैक्टर। अब ये नई चीज आई है, मोलर मास तो सबको पता होता है, लेकिन एन फैक्टर एक नई चीज आई है। तो पहले हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, एन बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से आगे W, इक्विवेलेंट मास कितना होता है, मोलर मास उठा के रखेंगे वहां से, इनटू एन फैक्टर होगा, नीचे है तो नीचे उससे ऊपर जाएगा, एन फैक्टर बटे वॉल्यूम ऑफ लीटर। और अगर वॉल्यूम किस में दे रखा है, ml में, तो W अपॉन m0 इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर। अगर ml में है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर हमें नॉर्मलिटी का एक फॉर्मूला निकल के आता है, जिसमें अगर क्या कर रखा हो, कोई विलय दे रखा है और विलय का हमें भार दे रखा है, उसका मोलर द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। और हमें क्या दे रखा होगा, उसका आयतन दे रखा होगा, और उससे आसानी से हम क्या कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे। अब देखो एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर, एन फैक्टर एक नई चीज आई है कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि जैसे 2.0 ग्राम NaCl जल के 250 ml आयतन भाग में घुला है, तो उस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें क्या है, जनरली हम क्या है, वेट रख देंगे, वेट के बाद मोलर मास रख देंगे, मोलर मास दे रखा है, वॉल्यूम रख देंगे। लेकिन नई चीज आती है एन फैक्टर। तो देखो एन फैक्टर 3 बेस में दिया जाता है। पहला एसिड के लिए, 4 एसिड के लिए, दूसरा किसके लिए होता है, एसिड अम्ल के लिए, दूसरा बेस क्षार के लिए कैसे निकालेंगे, और तीसरा किसके लिए, सॉल्ट,
सॉल्ट कोई भी लवण हो सकता है, तो उस लवण के लिए कैसे निकालते हैं। तो पहले अगर हम बात करें एसिड की, किसकी बात करें, एसिड की, तो देखो एसिड के लिए क्या होता है कि जब कभी भी एसिड को घोलते हैं, कि अगर मैं पहले बात करूं किसके लिए, फॉर एसिड, अम्लों के लिए अगर मैं क्या निकालूं, एन फैक्टर निकालूं, तो जैसे मैंने क्या किया, HCl को मैंने पानी में घोल दिया, मान लो H2O, मैंने इसमें किसको घोला, पानी में घोल दिया, तो HCl किस में होगा, H++Cl- में। तो एन फैक्टर किसके लिए, एसिड्स के लिए क्या होता है कि गिवन टेंडेंसी H+ आयन देने की क्षमता, मतलब कितने H+ आयन दे रहा है, जितना H+ आयन देता है उतना ही क्या होता है, उसका एन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर देखो HCl है, HCl कितने H+ आयन देता है, एक H+ आयन, तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ, एक। जैसे क्या बात करें, HNO3 को मान लो पानी में घोलते हैं तो किसमें टूटेगा, H++ NO3 माइनस, कितने H+ आयन दिए इसने, एक H+ आयन दिया, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका, एक। जैसे मैं अगर बात करूं H2SO4, अगर इसको पानी में मैं घोलूं, बेसिकली जब अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये किसमें टूटेगा, ट्वाइस H++ किसमें, SO4 -2, और यहाँ पर कितने H+ दिए हैं इसने, 2 H+, तो इसका एन फैक्टर हो जाता है 2। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एसिड्स के लिए एन फैक्टर की क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। मान लो किसके लिए निकालना है हमें, बेस के लिए, हो सकता है हमारे पास बेस हो, और बेस के लिए कैसे निकालेंगे, OH आयन देने की क्षमता, कि किसी मिलियन में OH आयन देने की जितनी क्षमता होगी उतना ही क्या होगा, उसका एन फैक्टर होता है। जैसे मान लो NaOH है, इसको हमने किस में घोल दिया, H2, वाटर में डिसॉल्व किया, तो NaOH जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा, एक Na+ आयन और एक OH- आयन देगा। तो यहाँ पर कितना दिया है इसने, एक, OH आयन कितना है, एक, तो एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा इसका, एक हो जाएगा। और हमेशा एक चीज, एन फैक्टर प्लस माइनस होगा, एन फैक्टर हमेशा क्या होता है, मोड होता है, मतलब अगर प्लस माइनस एक है, -1 भी है, तो उसका मान भी कितना आएगा, एक ही आता है। जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, तो देखो अब जिसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या देगा, Mg+2 प्लस ट्वाइस OH- आयन, तो यहाँ पर OH- कितने दिए इसने, 2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, तो सिंपल सी चीज है कि मान लो किसी भी बेस को बोलेंगे तो जितने OH- आयन देगा वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा, जितने H+ आयन एसिड देता है वो उसका क्या हो जाता है, एन फैक्टर हो जाता है। अब मान लो हम बात करेंगे सॉल्ट के लिए, फॉर सॉल्ट के लिए सॉल्ट के केस में, जैसे मैं क्या बात करूं, तीसरा फॉर सॉल्ट, तो सॉल्ट के केस में कोई भी लवण हो सकता है, लवण जैसे NaCl जब हम डिसॉल्व करेंगे तो किसमें टूटेगा, Na++Cl-, अब ना तो ये H+ आयन दे रहा है ना OH- आयन दे रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे कि चार्ज ऑन किस पे, धनायन या ऋणायन, कोई भी एक लेंगे, धनायन या ऋणायन पर आवेश, धनायन या ऋणायन पर आवेश का मान जितना होगा, मतलब डिसॉल्व करने के बाद धनायन और ऋणायन पर जितना आवेश का मान होता है वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर। कोई भी एक देख लो, NaCl को किया तो हमारे पास Na+ भी आया और Cl- भी आया, देखो Na+ पर कितना चार्ज है, +1, कितना है, +1, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, mod of 1 = 1, या Cl- से इससे कैलकुलेट कर लो, इसका कितना आ जाएगा, एन फैक्टर = चार्ज कितना है, -1, तो इसका हो गया एन फैक्टर 1। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल, जैसे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है, मैंने इसको डिसॉल्व किया तो किस में टूटेगा, Ca+2 प्लस ट्वाइस Cl-, यहाँ पे देखो कोई भी देख लो, कैटायन देख लो, धनायन देख लो, चाहे ऋणायन देख लो, कैटायन पे देखो चार्ज कितना है, चार्ज है सर जी +2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2, या फिर Cl- देख लो कितना है, -2, एन फैक्टर हो जाएगा mod of -2, मतलब जितना उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। जैसे AlCl3 मैंने इसको डिसॉल्व किया, किस में टूटेगा, Al+3 प्लस थ्राइस Cl-, टोटल चार्ज कितना है सर जी, +3, तो एन फैक्टर कितना हो गया सर जी,
3। तो ऐसे करके क्या करते हैं, इन सबके एन फैक्टर की कैलकुलेशन करते हैं। अब बात करेंगे हमारा क्वेश्चन, एन फैक्टर समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे एन फैक्टर, देखो बहुत होते हैं बट इजी है, ऐसे बेस जब वो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे तो ऐसे इजी निकालना होता है। बाकी ऑक्सीडेंट्स वगैरह के लिए, रिडक्टेंट वगैरह के लिए हम अलग अलग तरीके से निकालें। अब देखो क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है। दिया गया है 2 ग्राम NaCl जल के 250 ml, मतलब जल ज्यादा है, पानी कितना है 2 ग्राम। तो यहाँ पर ये क्या है विलय, और इसको क्या है ये विलायक है, और दोनों को घोला गया है। तो यहाँ पर दिया गया है विलय कितना है, विलय कौन सा है सर जी, NaCl, सोडियम क्लोराइड कितना दे रखा है 2.0 ग्राम। यूनिट साथ साथ लिखनी रहती है। विलायक क्या है, विलायक है H2O, जल, जल कितना दे रखा है 250 ml। देखो किस में दे रखा है ml में, ठीक है। आयतन भाग में भुला है, तो उस विलयन की क्या ज्ञात करनी है हमें, नॉर्मेलिटी ज्ञात करनी है। तो सर जी हम जानते हैं नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स, मोल्स नहीं दे रखे हैं, किसके होते हैं ये विलय के मोल, किसके विलय के। अब देखो विलय के मोल नहीं दे रखे तो विलय का क्या कर सकते हैं, भार बटे इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इनटू 1 वॉल्यूम ऑफ लीटर। अब चूंकि लीटर में नहीं ml में दे रखा है, किसका विलियन का, तो ml इंटू 1000। अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास भी नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, मोलर मास तो निकाल सकते हैं, किसका चाहिए विलय का। तो हम क्या करेंगे, ऑन कन्वर्ट करेंगे, W बटे इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर किसका है, सॉल्यूट का। तो m0 इंटू एन फैक्टर कहाँ जाएगा ऊपर, एन फैक्टर बटे V ऑफ ml इंटू 1000। अब यहाँ देखो एन फैक्टर, मोलर मास किसका चाहिए, सॉल्यूट का, क्योंकि ये विलय का होता है मोलर द्रव्यमान। तो NaCl का मोलर मास कितना होगा सर जी, Na का होता है 1123, क्लोरीन का कितना होता है 17, क्लोरीन 35.5, तो 35.5 इक्वल टू कितना हो गया 5 और 3 8, 3 और 58.5, तो क्या हो गया मोलर द्रव्यमान। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एन फैक्टर। एन फैक्टर किसका, एन फैक्टर ऑफ NaCl, और NaCl क्या है सॉल्ट, और सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, किसी भी कैटायन या एनायन पर तो Na पर प्लस चार्ज कितना है 1, तो एन फैक्टर कितना हो गया, पुट करो वैल्यूज। नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट कितना है 2.0 ग्राम, ये क्या दे रखा है इसका वेट, तो 2 ग्राम है। मोलर द्रव्यमान कितना आ गया सर जी 58.5 इंटू एन फैक्टर 1, वॉल्यूम ऑफ ml कितना है 250 इंटू 1000, ठीक है। 250 से 4 बार, एक जीरो ऊपर जाएगी, काट लो, कितना होगा सर जी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और ये हो गया 5 चौके 20, और 16 में सर जी भाग देंगे किसका 117 में, तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होगी, इसकी नॉर्मेलिटी होगी। तो जैसे अगर मैं बात करूं 16 में भाग दूं सर जी, ये लो 117.0 कितना आएगा 4 7 4, 5 एकम 5, 2 1.1, 117, कितना बचा 3, 4 और 2 गए 4, ठीक है, जीरो उतार ली, 4 एकम 4, 3 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 2 5, 3 एकम 3, कितना बचा 9, 13 में से 6 गए 7, ठीक है, जीरो, कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 49, 7 एकम 7 4 11, 7 एकम 7 और 1 8, तो 0.136, तो अप्रोक्सीमेट 0.136, और यूनिट क्या होती है इक्विवेलेंट मोल पर लीटर, ठीक है। ये क्या आ जाती है इसकी, तो हमारे पास नॉर्मलिटी निकल के कितनी आ गई 0.136 इक्विवेलेंट मोल पर लीटर, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करना होता है, नॉर्मलिटी का सिंपल सा सवाल आता है जिसको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम कर नहीं पाते हैं, और वो सवाल एग्जाम में रह जाता है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास
नॉर्मलिटी के बाद आती है फॉर्मलिटी, और वो कुछ खास नहीं है, बट उसकी परिभाषा और कॉन्सेप्ट तो हमारे पास क्लियर होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक हम वो चीज़ कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास फॉर्मलता। फॉर्मलता को लिखा जाता है कैपिटल एफ से। वही चीज़ है, कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है, ये सॉल्यूशन है सर जी, इसमें क्या है, ये सॉल्यूट घुला हुआ है, आयतन क्या लेंगे विलियन का, लीटर। किसमें बात करेंगे, लीटर में। लेकिन वहां पर क्या लेते हैं, मोलरिटी में हम क्या लेते हैं, मोल्स ले रहे थे सॉल्यूट के। नॉर्मलिटी में क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट मोल्स ले रहे थे। और यहाँ पर हम बात करेंगे विलय के कौन से मोलों की, फॉर्मल मोल। तो फॉर्मल मोल में परिभाषा बन गई, सामने पता चल गया कि यहाँ पर विलय कैसे होंगे, फॉर्मल मोल्स होंगे किस पे, विलियन में। तो फॉर्मलता क्या होगी, किसी विलियन की किसमें, इकाई आयतन में घुले हुए विलय के फॉर्मल मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, फॉर्मलता F कहा जाता है। फॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता किससे लिखेंगे, F से। सर जी किससे लिखेंगे, F से। F बराबर क्या होगा सर जी, किसमें, इकाई आयतन वॉल्यूम ऑफ लीटर, और उसमें किसकी मात्रा, विलय की, कितना विलय घुला हुआ है। लेकिन विलय की मात्रा किस में लेंगे, इसमें 4 मोल्स में। तो मैं इसको लिख देता हूँ नंबर ऑफ 4 मोल्स। एन क्या है, मोल्स किसके, विलय के, मतलब विलय के फॉर्मल किसकी, मोलों की संख्या, फॉर्मल मोलों की संख्या किसमें, विलियन के इकाई आयतन में। इसमें विलियन के इकाई आयतन में किसकी, विलय के फॉर्मल मोलों की संख्या क्या कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, और फॉर्मलता होती है, फॉर्मलता में देखो हम मोलरता में बात कर रहे थे, m इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलता में बात कर रहे थे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तुल्यांकी मोलों की संख्या। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, 4 मोल्स की। तो सर जी मान लो, ये तो जनरली फॉर्मूला आता है स्प्रेड, सबसे बड़ा फॉर्मूला था ये मेन वाला। लेकिन मान लो 4 मोल्स नहीं दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या था, 4 मोल्स क्या होते हैं, 4 मोल्स होते हैं सर जी क्या, वेट ऑफ, विलय का द्रव्यमान बटे, देखो 4 मोल्स इक्वल टू मास अपॉन, देखो वहां पर हमने लिया था, उसके लिए हमने ज्ञात किया था नॉर्मल्स के लिए वेट ऑफ इक्विवेलेंट मास लिया था। यहाँ पर क्या लेंगे, फॉर्मूला मास, यहाँ पर लेते हैं फॉर्मूला मास, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का फॉर्मूला मास। तो मैं फॉर्मूला मास ही लिख देता हूँ, फॉर्मूला मास। ठीक है, फॉर्मूला मास होता है क्या, पहले तो फॉर्म यहाँ पर लिख लेते हैं, F बराबर होता है सॉल्यूट का द्रव्यमान। तो सॉल्यूट के द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, W से, और नीचे फॉर्मूला मास इनटू पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमें पता है कि वेट का जो अब विलय है उसका जो द्रव्यमान होता है, वजन होता है, उसको तो किससे लिखते हैं, W से। लेकिन ये FM क्या है, FM कहाँ से आया, तो FM क्या होता है कि मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो तो हम लेते हैं किसी भी, जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 का कितना होता है, 23, तो ये हमें IUPAC सीरीज से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला मास होता है वो होता है फॉर्मूला मास MM इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास मतलब प्रेक्षित मोलर आणविक द्रव्य, प्रेक्षित मोलर मास। ठीक है, एक तो होता है कि जब हमें पता होता है कि जो सोडियम का है वो 23 है, ये तो फिक्स है कि हमारा दे रखा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेक्षित जो फॉर्मूला मास होता है वो क्या होता है, हमें उस क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हमने इतना विलय का द्रव्यमान लिया था, इतना विलियन का आयतन है, और उस विलियन में हमें जो विलय है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, इतना हमें मिला है। वो तो मैं
ये नहीं कहेगा कि तुम करो उस चीज़ को, तुम्हें दे रखा होगा कि यहाँ पर विलय का हमें इतना प्रेक्षित हुआ है, तो इतने प्रेक्षित होने पर हमें क्या निकालिए, उस विलयन की फॉर्मूला ज्ञात कीजिए कि हमें उसका जो फॉर्मूला मास है, जैसे सोडियम का कितना होता है 23, क्वेश्चन में कह देगा कि हमें 22.1 ग्राम प्राप्त हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला मास क्या होगा, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं इस चीज़ को चेंज करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये वेट ऑफ सॉल्यूट बटे फॉर्मूला मास की जगह ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो मोलर ऑब्जर्व मास होगा वो हमें क्या दे रखा होता है, क्वेश्चन में दिया गया होता है कि मान लो NaCl घुला है, तो NaCl का तुम्हें ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो वो हम यहाँ रखेंगे, उसकी मात्रा दे रखी होगी, जैसे 2.0 ग्राम है तो वो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, और उसमें क्या दे रखा होगा, आयतन दे रखा होगा, कितना दे रखा होगा, आयतन दे रखा होगा, तो हम आयतन रखकर उसकी क्या निकालेंगे, फॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम सांद्रता पद का हम क्या करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट पद के लिए फॉर्मेलिटी की गणना करते हैं। चीज बस थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट होती है, जैसे अगर इसके क्वेश्चन करेंगे तो मेरी जो फंडामेंटल क्लासेस आएंगी, ये वैसे 12th के लिए सिलेबस में नहीं है, बट इतना परिभाषा और इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी जो मेरी फंडामेंटल क्लासेस बनेंगी मैं जब डालूंगा तो उसमें आसानी से अच्छे से टॉपिक्स और उसके साथ न्यूमेरिकल्स के साथ हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट चीज़ थी हमारे पास परसेंटेज ppm, कौन सी, परसेंटेज W/V और उसके बाद V/V, ये हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स रह रही थी और हम इसको अब कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमें पता है W/V क्या है, तो W/V तो W/V क्या था, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे किसमें, विलयन का आयतन। हमने सबसे पहले पढ़ा था W क्या था, विलय का द्रव्यमान, किसमें लिया था, ग्राम, विलयन का आयतन ml में। लेकिन यहाँ पर चीज आ गई है, पहले यहाँ पर परसेंटेज है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन परसेंटेज कौन सा, अगर खाली परसेंटेज होता है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। मैं इसका अगर परसेंटेज W/V निकालता तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता सर जी, 100 से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं परसेंटेज ppm की, तो ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास सॉल्यूशन है, देखो ये सर जी क्या है, सॉल्यूशन, ये देखो, और इसमें ये सॉल्यूट घुला हुआ है। पहले हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर अगर परसेंटेज W/V की बात करें तो विलयन का आयतन ml है, और ml क्या लेते हैं, 100 भाग, 100 भाग में से जो विलय है वो कितना भाग उपस्थित है, मान लो 100 भाग ml में से 10 भाग किसका है, 10 भाग उपस्थित है, और उसकी परसेंटेज अगर हम निकालें 10 भाग विलय है किसमें, विलयन के 100 भाग में से, तो कितना आता था, 10% क्या, W/V हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म निकल के आती। लेकिन अब बात करें, अब हमने क्या कर दिया, जैसे अब जो विलयन है वो 100 भाग ना होकर हमने कितना कर दिया, 1 लाख, पर विलयन क्या होता है 10 लाख, ठीक है। तो हमने कितना कर दिया, 10⁶ भाग हमने क्या कर दिया इस विलयन के। जैसे हम देखते हैं कि कभी कहते हैं फ्लोराइड आ गया हमारे पानी में, क्या है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, तो वो सारी चीज़ें बहुत छोटी होती है कि बहुत कम ppm होती है, अगर थोड़ी सी ppm ज़्यादा हो जाए तो इंसान का पानी जो होता है वो जहरीला हो जाता है, तुरंत इंसान मर जाता है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसकी जो मात्रा होती है वो हम क्या करते हैं, ज़्यादा लेते हैं, और उस ज़्यादा मात्रा में से हम क्या करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर परसेंटेज W/V के लिए हम क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ppm, परसेंटेज ppm के लिए क्या कर रहे हैं, विलयन के कितने भाग में से, पहले क्या करते हैं, 100 भाग के लिए सांद्रता कितनी आती है, इतनी, 100 भाग में कितनी है, इतनी है। मान लो ppm के लिए निकाल रहे तो हम क्या कर दिए, भाग 10⁶ भाग कर दिए, तो परसेंटेज पार्ट पर मिलियन, मतलब मिलियन में से, तो इसको क्या कर देते हैं, 10⁶ से गुना कर देते हैं, और ये क्या आ जाता है, परसेंटेज ppm W/V कितना हो जाता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय का द्रव्यमान, और क्या, उस विलयन का आयतन किसमें, ml में।
और इंटू 10 की पावर 6। ये क्या निकल के जाती है? परसेंटेज ppm w अपॉन v। ऐसे क्या निकालेंगे? परसेंटेज ppm v अपॉन v। मान लो यहाँ पर क्या है, ये मैंने ठोस लिया था। अब मान लो मैं क्या करूं, मैं एक द्रव विलय ले लिया, द्रव विलायक, ठीक है। विलायक क्या है? अधिक मात्रा में विलायक के कितने भाग हैं? 10 की पावर 6 भाग। और उसमें कितना है? ये विलय घोला हुआ है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज क्या निकालें? पहले v अपॉन v निकालें। तो v क्या है? विलय का आयतन। विलय का आयतन, विलय का आयतन किस में लेते हैं? ml में। उसके बाद नीचे क्या होता है? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन वो भी किस में लेते हैं? ml में। परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सी परसेंटेज निकालेंगे हम? पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितने परसेंटेज क्या है? v/v कंसंट्रेशन है। तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज ppm v अपॉन v के लिए क्या करते हैं? 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यही क्या निकल के आ जाती है? कंसंट्रेशन निकल के आ जाती है। किसी विलयन के इकाई विलयन के 10 की पावर 6 भाग में विलय का कितना आयतन उपस्थित है उसे ही क्या कहते हैं? परसेंटेज पार्ट्स पर मिलियन आयतन, आयतन सांद्रता पद कहा जाता है। तो हमने देख लिया, देखो समराई में क्या देखा? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट के बाद हमने क्या किया? कंसंट्रेशन टर्म रीड की। कंसंट्रेशन में कौन सा? टेम्परेचर डिपेंडेंट ताप निर्भर पद पढ़ लिए। ताप निर्भर में क्या क्या पढ़ा? परसेंटेज w/v, परसेंटेज v/v, उसके बाद मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज ppm/v। अब फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ताप अनिर्भर सांद्रता पद, ताप अनिर्भर सांद्रता पद। तो देखो ताप अनिर्भर सांद्रता पद कौन कौन से थे? सबसे पहला था परसेंटेज w/w। वही चीज है, परसेंटेज w/w है। मान लो यहाँ पर क्या है? हमने क्या किया कि विलय है, विलय का द्रव्यमान किस में लेंगे? ग्राम में। ये तो ये जो वाली टर्म्स तुम्हें दिखाई देती हैं इसमें हमेशा ग्राम और मिलीलीटर चलता है। लेकिन अगर वजन है तो वजन किस में लेंगे? ग्राम में। विलायक भी किस में लेंगे? मान लो ये विलायक है, ये भी सॉलिड होगा। विलायक है, विलायक किस में लिया है? द्रव हो सकता है, वो भी हम लेंगे किस में? ग्राम में। दोनों को मिक्स किया। पहले विलायक किस में लेते थे? ml, द्रव। 250 ml वाटर लिया है, 250 ml मतलब लिक्विड लिया है। अब यहाँ पर विलायक लिया ग्राम में, दोनों को मिक्स किया और हमारे पास विलयन बनके तैयार हुआ। और इस विलयन का जो भार होगा, अब किसकी बात करेंगे? आयतन की नहीं, भार की। वो भी किस में होगा सर जी? ग्राम में। तो यहाँ पर w/w क्या होगा? विलय का भार बटे किसका? विलयन का भार। इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो कि किसी विलय का भार और विलयन के भार का जो अनुपात होता है वही w/w सांद्रता पद होती है। तो यहाँ पर अगर हमें क्या करना है? इसकी परसेंटेज निकालनी है तो क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मान लो विलयन कितना दे रखा है? 10 ग्राम दे दिया। 10 ग्राम विलयन है और उसमें विलय कितना है? 2 ग्राम है। मान लो 2 ग्राम NaCl कितने? 200 ग्राम जल में घोला है। क्या निकालो? परसेंटेज। देखो इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान सांद्रता पद। क्या ज्ञात कीजिए? द्रव्यमान सांद्रता पद मतलब परसेंटेज w/w निकालनी है। द्रव्यमान सांद्रता ज्ञात करनी है तो परसेंटेज w/w क्या होती है? w स्मॉल है, स्मॉल क्या होता है? विलय होता है, बड़ा विलयन होता है। तो विलय का कितना है द्रव्यमान? विलय क्या है? 2 ग्राम NaCl। अधिक मात्रा में कौन सा है? जल है। दोनों किस में दे रखे हैं? वजन में दे रखा है। निकालना यही है। अगर लीटर दे रखा है लेकिन निकालना ये होता तो हम इसको किस में कर देते? ग्राम में। चीज तो यहाँ पे कितना दे रखा है? 2 बटे विलयन कितना है? 200, ठीक है, इंटू 100। 2 0 से 2 0
2 एकम 2, तो कितनी आ गई 1% W/W। और आज ही अपनी कोई भी ट्यूब उठा के देखना, ट्यूब उठाना, और ट्यूब उठाने के बाद तुम्हें ये सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई मिल जाती हैं कि क्लोट्रिमाजोल की जो ट्यूब आती है उसमें 2% जो क्लोट्रिमाजोल है वो कितने 100 ml किसमें आयोडीन या जिस भी सॉल्वेंट में उसको मिलाया जाता है वो दे रखा होता है। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, परसेंटेज W/V देख ली। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म थी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म। मैं स्टार लगा रहा हूँ, कितने 3। क्या है मोललता। मोललता सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो मोललता या मोललता 2 में से पूछा जाता है। तो मोललता क्या होती है कि पहले क्या करते थे, हमने विलेय ले लिया, दूसरा क्या लिया है विलायक लिया है, ठीक है, और क्या बना दिया है विलय। क्या बना दिया विलय। लेकिन यहाँ पर जो विलय होगा वो बहुत कम मात्रा में होता है। कम कितना होता है कम, और विलायक कैसी मात्रा में होता है अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में। अधिक मात्रा में कैसे कि सर जी ये हमने क्या लिया विलय, ठीक है, ये क्या ले लिया विलायक। विलायक ले लिया कितना 1 किलो। देखो वजन लिया है, विलायक का आयतन नहीं लिया, वजन, ठीक है। विलय ले लिया 2 ग्राम, 2 ग्राम विलय ले लिया, विलायक 1 किलो ले लिया, और दोनों को मिक्स किया, और मिक्स करने पर हमें क्या मिल गया, ये हमारे पास विलयन मिल गया। विलयन मिल गया। अब देखो इस विलयन में विलय भी उपस्थित है और विलायक, विलय भी है और विलायक दोनों मिक्स होकर ही तो क्या बनाया विलयन बनाया। कितना है 2 ग्राम है और 1 किलो है, फर्क पड़ेगा क्या नहीं, कितना है 1 किलो, क्योंकि 2 ग्राम 1 किलो की कंपेयरमेंट में बहुत छोटी चीज होती है। तो मोललता बेसिकली क्या होती है कि किसी विलयन की मोललता, किसी विलयन की मोललता उस विलयन की, उस विलयन के, अब देखो यहां से चीज चलना शुरू होती है। किसी विलयन की मोललता, हमें इस विलयन की मोललता निकालनी है, सांद्रता बेसिकली निकालने किसकी है, विलय की निकालनी है, हमें पता है विलय की चाहिए। लेकिन चीज क्या चेंज होगी कि किसी विलयन की मोललता उस विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में, आप देखो नई चीज आती है विलायक, क्या बात कर रहे हैं हम विलायक कि उस विलयन के विलायक। अब ये विलयन तो बना है, ये विलयन में विलायक कौन सा है ये, जैसे मैं अगर विलय ले लूं NaCl, H2O मैंने इसमें घोल दिया तो क्या बनेगा NaCl प्लस H2O सॉल्यूशन तो बनेगा। लेकिन हम बात किसकी करेंगे विलायक की, किसको लेंगे मेन विलायक को, कि उस विलयन के 1 किलोग्राम, कितना 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए किसकी मात्रा विलय की मात्रा क्या कहलाती है मोललता कहलाती है। और मोलरता को किससे लिखते हैं स्मॉल m से। मोलरिटी, मोलरता को किससे लिखा जाता है कैपिटल M से। तो मोलरता क्या हुई विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे किसमें, अब देखो विलय की मात्रा या विलय के मोल, देखो किसी भी पदार्थ की जो मात्रा होती है वो किससे दी जाती है, पदार्थ की मात्रा मोल से दी जाती है। किसकी मोल से। किसी भी पदार्थ की मात्रा क्या होती है मोल, कि उस पदार्थ की मात्रा में कितना है, उस पदार्थ की मात्रा को किस में काउंट करते हैं मोल में। क्या परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा, या कोई कंफ्यूज हो जाए बच्चा तो विलय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, विलय की मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है मोललता कहते हैं। m बराबर विलय के मोलों की संख्या बट्टे क्या लिया है हमने, और विलयन का आयतन, गलती नहीं करनी है, क्या लेना है विलायक का द्रव्यमान, क्या लेंगे वजन, कितना 1 kg। तो यहाँ पर सूत्र क्या निकल के आएगा विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय को क्या बोलते हैं सॉल्यूट, बटे किसमें, और मैं विलायक का द्रव्यमान, वजन को किसमें लिखते हैं वेट, वेट मतलब W वेट को प्रेजेंट करता है, और कितना लेंगे किस में लेंगे kg में। और ये सूत्र किसका निकल के आता है मोललता का,
तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इस सांद्रता पद में हम क्या बात करते हैं, उस विलयन के इकाई आयतन के बजाय हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, विलायक को। और विलायक कितना, 1 किलोग्राम विलायक में कितना विलेय पदार्थ के मोल भरे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया मोललता आ गई हमारे पास n ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर पर वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट पहले बता रखा है। नंबर ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, उस अवयव का भार बटे उस अवयव का मोलर द्रव्यमान। और यहाँ पर n क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान बटे उस विलेय का मोलर मास, विलेय का मोलर मास बटे W ऑफ kg, किसका, विलायक का द्रव्यमान, किसका, विलायक का द्रव्यमान। अब मान लो विलायक का द्रव्यमान ये 1 kg के बजाय ग्राम में दे सकता है, ग्राम में दे सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हो सकता है वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास इनटू वेट ऑफ ग्राम में। और ग्राम को क्या करते हैं, अगर ग्राम में दे रखा है तो उसको किस में चेंज करेंगे, kg में। तो यहाँ पर हम जानते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में कितने kg होते हैं, 1/1000। तो अब इस ग्राम को चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, 1 ग्राम की जगह 1/1000। और यहाँ पर जैसे 1 रखोगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है, n/W बटे m0 इंटू 1/1000 बाई वेट ऑफ, देखो यहाँ पर जो वेट है वो किसका है, सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्यूट मैं लिख देता हूँ सॉल्यूट। और ये जो वेट है वो किसका है, सॉल्वेंट का। और ये क्या होती है, मोललता। नोट, एक मोलरता की इकाई पूछी जाती है और एक मोललता की इकाई पूछी जाती है। तो मोललता की इकाई जो होती है, तो मोललता को किससे लिखते हैं, m। m क्या होता है, किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे किसमें, विलेय के द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब kg। ठीक है, तो अब यह इकाई इसी से निकाल लेंगे, विलेय का द्रव्य मात्रा किसमें है, मोल्स में। तो ये क्या हो गए, मोल बटे नीचे क्या है, विलायक का भार। और विलायक का भार किसमें दे रखा है, वजन किसमें है, kg में, मोल पर किलोग्राम। तो ये हो जाएगा सर जी मोल किलोग्राम इनवर्स, या इंग्लिश में मोल kg इनवर्स। ये क्या जाती है, आपके मोललता की यूनिट आपको मिल जाती है। और यहाँ से जो सवाल है वो स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, जैसे सर जी क्वेश्चन NaCl के 2.5 मोल किसमें, जल के 2 किलो द्रव्यमान में घुले हों तो क्या ज्ञात करनी है, उस विलयन की क्या ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात करो, मोललता ज्ञात करो। तो यहाँ पे देख क्या रखा है, विलेय NaCl, उसके कितने मोल घुले हुए हैं, 2.5 ग्राम, सॉरी 2.5 मोल है। द्रव्यमान कितना दे रखा है विलायक का, हमें विलयन से कोई मतलब नहीं है, हमें पता चल गया यहाँ पर विलायक कितना है, 2 ग्राम। तो विलेय, देखो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। विलेय दे रखा है कितना, 2.5 मोल। ठीक है, विलेय का, और विलायक का द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान है हमारे पास 2 kg। क्या पूछ रहा है, मोललता। तो मोललता क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय की मात्रा 2.5 मोल, विलयन का द्रव्यमान, सॉरी विलायक का द्रव्यमान कितना है, 2 kg। कितना है, 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कितना जाएगा, 2 से अगर भाग देंगे इसमें तो 12.5/10 इक्वल टू 1.25। और इसकी इकाई क्या है, मोल पर kg, मोल पर kg। ठीक है, तो इस तरीके से मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। हो सकता है मोल नहीं दे रखे हो, क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है। तो जिस तरीके से मोलरता ज्ञात करते हैं उसी तरीके से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, मोलरता ज्ञात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म पर अब हम क्या पढ़ेंगे,
दो चीज़ें रह गई हमारी, एक तो रह गई मोल फ्रैक्शन और उसके बाद क्या रह जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ वेट बाई वेट। क्या रह गया, मोल ऑफ फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और उसके बाद परसेंटेज ppm वेट बाई वेट। और ये सारी दोनों टर्म्स क्या हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं। तब तक नोट कीजिए, लर्न कीजिए और बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि रिपीट करने से ही अच्छी तरीके से हम समझते हैं। जब तक हम लिखेंगे नहीं, पेन कॉपी नहीं चलाएंगे, तब तक ये सारी चीज़ें हवा में रहती है। चाहे कोई टीचर कितने से भी अच्छा पढ़ा ले, वो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड। अगर पढ़ते जाओगे तो चीज़ें समझ में आती हैं, नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए कोई भी टीचर बेकार ही होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।